नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी का कजान में भव्य स्वागत। वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक में बवाल। अमर्यादित आचरण के लिए निलंबित किए गए कल्याण बनर्जी। अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कल्याण बनर्जी के व्यवहार को बताया अशोभनीय। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी के बीच कांग्रेस कल जारी कर सकती है पहली सूची। भाजपा ने आगामी मेघालय और पंजाब के विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। चक्रवात दाना ने दी दस्तक। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। कल से भारी बारिश की चेतावनी। गुरुवार को पुरी के तट से टकराने की आशंका। और ग्लासगो में 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों के लिए खेल स्पर्धाओं की घोषणा। बैडमिंटन और हॉकी को नहीं किया गया शामिल। और सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 25 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान के पूरी तट से टकराने की चेतावनी दी है। चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा सरकार ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के भी निर्देश दिए हैं। ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान आने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने पर्यटकों से पुरी छोड़ने के लिए भी कहा है। ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान का खतरा। चक्रवाती तूफान के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के समुद्र तट को पार करने की आशंका। चक्रवाती तूफान के गुरुवार को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान के पूरी तट से टकराने की चेतावनी दी। ओडिशा में चक्रवाती तूफान की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने पर्यटकों से पुरी छोड़ने के लिए कहा। 24 और 25 अक्टूबर को ओडिशा में भारी बारिश की संभावना। ओडिशा के तटीय जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दाना ओडिशा तट के भीतरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात के खतरे के मद्देनजर समीक्षा बैठक की और जनता को आश्वस्त किया कि सरकार संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य सरकार ने पुरी में पर्यटकों से शहर छोड़ने का आग्रह किया है। Preemptive measures have been taken for the entire state, and if you've seen yesterday, all the concerned departments have had their reviews, and Honorable Chief Minister has also taken a review yesterday along with the Minister for Revenue and Disaster Management. मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव के कारण बुधवार से शुक्रवार तक ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर ओडिशा में कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा कर दी गई है। चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। Instruction has been issued to all of them to be fully prepared.
the shelter relief center in all those vulnerable area are already ready with drinking water facility, with electricity facility, and with bathroom, latrines, etc. All requirements are ready. मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात 25 अक्टूबर तक ओडिशा के तट पर पहुंचेगा, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चक्रवात से समुद्र की लहरें भी उफान पर आ सकती हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान की संभावित तबाही को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सब के बीच ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय में विशेष राहत के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम खोला गया है। सामान्य कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार के सारे वरिष्ठ अफसर थे और उसमें हमने 2 अनुरोध किया था कि 10 एनडीआरएफ टीम हमको और भेजी जाए क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ सकती है और एक हेलीकॉप्टर हमको स्टैंड बाई में रखा गया, तो उसकी भी उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और एनडीआरएफ की टीम आनी शुरू हो गई है। तो उस हिसाब से हमारे पास पूरी व्यवस्था है। पानी की समस्या किसी तरह से नहीं हो, डीजल सेट हो, हॉस्पिटल्स में डीजल सेट हो, तो इस सारी तरह की व्यवस्थाओं को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। सारे स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र, इनको 23, 24, 25 तक बंद करने का सरकार ने निर्देश दे दिया है। सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पूरी और ऐसे जगहों पर जो पर्यटक रहते हैं तो वहाँ के कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि सबको सूचना दी जाए और सबको सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल चक्रवाती तूफान दाना से सबसे ज्यादा प्रभावित ये इलाके हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे पड़ा इस चक्रवाती तूफान का नाम दाना, तो WMO और स्केप द्वारा तय किया जाता है ये नाम। नामकरण प्रणाली में भाग लेने वाले 14 देश बारी बारी से नामकरण करते हैं। WMO नामों की एक पूर्व निर्धारित सूची का उपयोग करता है। सूची से वर्णानुक्रम में चक्रवात का नामकरण किया जाता है। चक्रवातों का नामकरण क्षेत्रीय शब्दों के आधार पर किया जाता है। दाना नाम का जो अर्थ है वो उदारता या फिर उपहार है। और इस बार सऊदी अरब ने इसका नाम दिया है, जिसका कि नाम दाना है। और जैसे हमने कहा कि किस तरह से ये जिसका जो नामकरण है वो होता है। और चक्रवाती तूफान के खतरे पर बात करने के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से हमारे साथ हमारे सहयोगी उर्मिलेश इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त मौसम का क्या मिजाज है और किस तरह की, हमने तो रिपोर्ट्स में दिखाई किस तरह की तैयारियां, लेकिन आप चूंकि ग्राउंड जीरो पे हैं, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? जी असीम, बिल्कुल जो आपने भी दर्शकों को बताया कि जो चक्रवाती तूफान दाना है, तो सभी लोग ये क्योंकि उसका मतलब जो है उदारता होता है, तो सभी लोग ये जो है मानने के लिए है, ये मांग कर रहे हैं या ये कह सकते हैं कि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये अपनी उदारता ही दिखाए, इतना विकराल ना हो जिससे कि अधिक जो है हानि हो। लेकिन इस तमाम चक्रवाती तूफान को देखते हुए यहाँ पर जो राज्य प्रशासन है और तमाम एनडीआरएफ और अग्निशमन की जो तमाम टीमें हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है। वरिष्ठ जो अधिकारी है वो अधिकारी तमाम शेल्टर्स होम में व्यवस्थाएं देख रही है। उसके अलावा मछुआरों को समुद्र से जो है वापस बुला दिया गया है और समुद्र के किनारे जो लोग हैं असीम, उनको जो है सुरक्षित शेल्टर होम जो बनाए गए हैं उन शेल्टर होमों में जो है रखा गया है। उन शेल्टर होमों में तमाम ये सुनिश्चित किया गया है कि बिजली, पानी और खाने की जो पूर्ण व्यवस्था है वो हो, साथ ही जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें उस शेल्टर होम में न हो। इसके अलावा जो है जैसे कि आपने भी बताया है असीम की स्कूल और कॉलेजों की जो है 25 तारीख तक छुट्टी का आदेश कर दिया गया है और तमाम जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उन सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। उन्हें जो है काम पे लौटने की बात यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा कही गई है। साथ ही जो कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है उस कंट्रोल
रूम पे में जो है 24 घंटे यहाँ पर पैनी नज़र बनाई गई है और साथ ही जो मौसम विभाग है उससे लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कोस्ट गार्ड है, सेना है, नेवी है और तमाम जो और एजेंसियां हैं, संबंधित एजेंसियां, उन संबंधित एजेंसियों के बीच भी असीम यहाँ पर समन्वय बनाया गया है और तमाम जो अधिकारी हैं उन अधिकारी जो है पल पल की जो खबर है उस खबर को मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्रालय है उसको यहाँ से भेज रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इस जो ये तूफान है उस तूफान को निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं और साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया है वो 4 सबसे अधिक प्रभावित जिले यहाँ पर हो सकते हैं, उन जिलों में जो है वरिष्ठ और जो इस काम में निपुण है ऐसे अधिकारियों को वहाँ तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरा लगाया गया है कि कोई भी नागरिक जो है उस समय समुद्र के किनारे न जाए। तो ऐसे में ये कहा जाए और जिससे कि कम से कम क्षतिपूर्ति हो, तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और जब ये टकराएगा 24 तारीख रात को या 25 तारीख सुबह को जब यहाँ से ये गुजरेगा, उस समय ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम जान और माल का नुकसान यहाँ पर हो, साथ ही यहाँ पर आकस्मिक सेवाएं किसी भी प्रकार से बाधित न हो, यह भी प्रशासन सुनिश्चित करने जा रहा है। चलिए ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा उर्मिलेश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को भुवनेश्वर से हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली में हवा खराब होनी शुरू हो चुकी है। देश की राजधानी के कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 310 के पार चला गया है, जिससे कि इसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है और ग्रैप फेज 2 को लागू करने की नौबत तक आ गई है। एक तरफ गैस का दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गई है, वहीं इस मामले में सियासत खत्म नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी और हरियाणा पर इल्जाम लगा रही है, वहीं यूपी और हरियाणा सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा, बहुत खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। दिल्ली में ग्रैप का दूसरा चरण लागू। दिल्ली की हवा में फिर से जहर घुलने लगा है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। अनुमान यह है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति और भयावह होने वाली है। दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में चली गई है। इसका कारण है पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण और मौसम का खराब होना। हवा में प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है। हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण यानी CAQM ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के दूसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैप 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में एनसीआर में ग्रैप 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। ग्रैप का दूसरा चरण लागू। 19 किलोवाट से कम क्षमता वाले पोर्टेबल डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक। पार्किंग शुल्क, CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश। लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील। जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य पर रोक। खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाने की अपील। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पर फोड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने के मामले में बरेली मंडल के 62 किसानों पर कार्रवाई की है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि कैथल जिले में ऐसे 123 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 63 पर जुर्माना लगाया गया है और 22 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कैथल जिले की बात करें तो 123 मामले अभी तक आए हैं, जिसमें हमने 63 पे फाइन किया है 1,57,500 रुपये और इसके अलावा अभी तक 22 FIR हुई हैं। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया है और उसमें झाग का सैलाब दिख रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी बर्फनुमा सफेद झाग की परतों से ढकी हुई है। हालांकि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है।
लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। पिछले 10 साल से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और की सरकार लगातार ये दावे करती आई है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास का शहर बनाएंगे और यमुना पॉल्यूशन को लेकर भी वो लगातार बड़े दावे करते रहे। लेकिन हकीकत क्या है ये सामने है। कालिंदी कुंज से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और अब खबर बिहार से है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। बिहार में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री समेत कई राज्यों के मंत्री शामिल हुए और इसका एकमात्र मकसद है बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में जिस तरीके से पर्यटन को बिहार में बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान किए, जो ग्रांट्स दिए हैं, इसके बाद बिहार में टूरिज्म के ऊपर में जो फोकस है वो बढ़ गया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इसी के तहत राजधानी पटना में 2 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया। भारत में इनबाउंड टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म दोनों की प्रबल संभावनाएं हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पिछले 10 साल में हुआ है, उसने भारत में टूरिज्म सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। और भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से हुआ है, उसमें भारत में बढ़ते हुए मध्यम वर्ग के कारण से टूरिज्म सेक्टर के लिए असीम संभावनाएं होंगी। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कार्यक्रमों में देश के 15 राज्यों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार के साथ भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने कई राज्यों में पर्यटन विभाग ने अपने स्टॉल भी लगाए। इसके साथ ही नेपाल और भूटान के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बिहार के अंदर है। यहाँ तो गया जी में वो स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। तो बहुत ज़्यादा ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत ज़्यादा केंद्र बन सकता है। राजधानी पटना में आयोजित हो रहे इस मेले में देश विदेश के पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इससे बिहार के पर्यटन स्थलों का नए सिरे से प्रचार प्रसार होगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संभवतः पहली बार ऐसे किसी बड़े स्तर पर आयोजन को किया गया है। इसके बाद समझा जा रहा है कि गया, बोधगया जैसे बड़े पर्यटक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और इससे जो रोजगार के अवसर हैं उनका भी सृजन होगा। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण। और यहाँ रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित रीवा संभाग आज तेजी से एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीनता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और खनिज भंडारों के साथ यह क्षेत्र निवेशकों के लिए भी अनगिनत अवसर प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार यहां 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने जा रही है। मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल का रीवा का ये कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम तैयार है देश दुनिया से आने वाले निवेशकों के लिए। यहाँ पर बुधवार को तमाम निवेशक होंगे और मंच पर मध्य प्रदेश की सरकार होगी। मुख्यमंत्री खुद 1-to-1 मीटिंग निवेशकों के साथ करेंगे और विंध्य अंचल में औद्योगिक संभावनाओं को बताएंगे। साथ ये भी बताएंगे कि अब विंध्य अंचल एयर कनेक्टिविटी के साथ भी तैयार है। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के चौरहट्टा, गोढ़ा बाईपास और त्योथर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन क्षेत्रों में निर्माण सामग्री, कृषि आधारित उद्योग, धातु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग प्रमुखता से उभर रहे हैं। रीवा संभाग खनिज संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विंध्य क्षेत्र से बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में, मध्य प्रदेश के शासन प्रणाली में योगदान देते हैं और बहुत अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं। उस ढंग से इस रीजनल समिट का रीवा में होना यह एक नए आयाम स्थापित करेगा। This industry conclave will help a lot of youth and young entrepreneurs to come because such type of platform give a lot of motivation to present youth and young entrepreneurs. रीवा संभाग में उद्योगों को स्थापित करने के लिए मजबूत आधारभूत संरचना तैयार की गई है, जिसमें सस्ती औद्योगिक भूमि, बिजली और जल की बेहतर उपलब्धता शामिल है। सरकार की कर छूट, सस्ती दरों पर भूमि और प्रोत्साहन योजनाएं निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से तो सभी प्रकार की यातायात की सुविधा अत्यंत आवश्यक है और स्वाभाविक रूप से रेल की, हवाई की और सड़क मार्ग की तीनों की संभावना थी। और इसमें खास करके अब तो कार्गो जब आ रहा है दिल्ली में, और खास करके हवाई यातायात से ऐसा गुड्स जो तुरंत पहुंचाना है, ये बड़ी भूमिका रहेगी। रीजनल इन्वेस्टर समिट की अच्छी तैयारी है और कल मुख्यमंत्री जी वहाँ पधारेंगे और देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। 4000 स्टेशन हो चुके हैं और उनकी जो भी अड़चने हैं वहाँ पे चर्चा होंगी और उनका समाधान निकलेगा और निवेश का रास्ता प्रशस्त होगा। इस दौरान बायर सेलर मीट भी होगी। इस मीट में 2500 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। मीट में 10 से अधिक राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा से उद्यमी शामिल होंगे। मालवा, महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार विंध्य अंचल पहुंची है और विंध्य की संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखेगी। इस दौरान देश दुनिया से आने वाले निवेशकों को बघेलखंड और विंध्य के स्वादिष्ट पकवान भी चखाए जाएंगे। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, रीवा। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से ठीक पहले लाखों परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया है।
पिछले साल की तरह इस दीपावली पर भी मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के इस कदम से यूपी के 1,86,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद दीपावली से पहले ही फ्री एलपीजी सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। तो उसके साथ ही भारत@7 के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।